गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और समय समय पे आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। उस टाइम पे इंडिया का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। गांधी जी ने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इज ए सर्वेंट ऑफ द होल कंट्री एंड ऑल कम्युनिटीज़। यानी कांग्रेस का यह दायित्व है कि वो पूरी कंट्री के लिए और जितनी भी कम्युनिटी है विद इन कंट्री उनके वेलफेयर के लिए काम करे। लॉर्ड कर्जन ने जो वायसराय ऑफ इंडिया था 1899 से 1905, इस पर्सन ने बोला कि इन माई बिलीव कांग्रेस इज to tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. The Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from threats. ये लाला लाजपत राय जी का ये स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो, क्योंकि उस समय जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनका जो गुस्सा था गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहीं से तो निकले। तो एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां से वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल रेगुलेशन को वो क्रिटिसाइज कर सकें और ताकि फुल फ्लेज जो है रिवोल्ट ना हो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे अधिक टाइम तक प्रेसिडेंट थे। ये 1940 से बेसिकली 1940 से लेकर 1946 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो यानी लॉन्गेस्ट टेन्योर तक ये प्रेसिडेंट थे और यंगेस्ट भी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इम्पोर्टेंट एनुअल सेशन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। यहाँ पे 72 सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स मौजूद थे और ये सेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हेल्ड किया गया। 1886 का सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज हुआ। इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ मर्जर हुआ और यहीं पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी फॉर्म हुई। 1887 का सेशन मद्रास में हुआ। यहाँ पे प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब थे। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 का सेशन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हेल्ड किया गया। इसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1890 का सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया और यहाँ पे फिरोज शाह मेहता जो थे प्रेसिडेंट थे और इस सेशन को कदम्बनी गांगुली, जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इन्होंने इस सेशन को एड्रेस किया। 1896 का सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया और इसके प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह एम साइनी थे और यहाँ पे जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको पहली बार गाया गया। 1901 का सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया। इसके प्रेसिडेंट DE वाचा थे और यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो है पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि बेसिकली दादा भाई नौरोजी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके रिगार्डिंग एक रिजोल्यूशन पास किया गया ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कि इंडियन जो मनी है उसको ब्रिटिशर को पेमेंट के लिए ना यूज किया जाए, जो फेमिन, जो कि आपातकालीन की स्थिति थी, फेमिन जैसे ड्रॉट, तो उसके लिए भी एक रिजोल्यूशन पास किया गया कलकत्ता सेशन में। 1905 का बनारस का सेशन, इसके गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड रिजोल्यूशन को पास किया गया। 1906 का सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि पार्टी का गोल अब स्वराज है। 1907 का सेशन सूरत में हेल्ड किया गया। इसके प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे और यहाँ पे कांग्रेस जो थी स्प्लिट हो गई एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर में। 1911 कलकत्ता सेशन, इसके प्रेसिडेंट बिशन नारायण डर थे और यहाँ पे नेशनल एंथम जनगण मन पहली बार गाया गया।
1916 लखनऊ का सेशन है। इसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे। और यहाँ पे रीयूनियन ऑफ फैक्शंस, फैक्शंस मीन्स होता है बेसिकली आइडियोलॉजी, जैसे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, जो मॉडरेट लीडर थे उनका यूनिफिकेशन हुआ लखनऊ सेशन में। 1917 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। इसके प्रेसिडेंट अन्नी बेसेंट थी और ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जैसे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसी प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का जो स्पेशल सेशन था कलकत्ता में होल्ड किया गया। इसको प्रिसाइड लाला लाजपत राय ने किया और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था उसको अप्रूवल दी गई। 1920 का नागपुर सेशन, इस सेशन को प्रिसाइड किया सी विजय राघवन चारियार ने। और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अभी तक अप्रूव हुआ था 1920 का जो स्पेशल सेशन था उसको जो है और स्ट्रेंथन किया गया और उस पर जोर दिया गया कि इसको जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको फैलाया जाए। 1921 का अहमदाबाद सेशन, इस सेशन को हाकिम अजमल खान ने प्रिसाइड किया और यहाँ पे इस सेशन में गांधी जी को पूरी अथॉरिटी दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कि वो डिसाइड करें कैसे क्या करना है। 1922 का सेशन गया में हेल्ड किया गया और इसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे। और इसी सेशन के बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि कुछ लोग लीडर ऐसे थे जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, वो चाहते थे कि वो प्रोविंशियल जो इलेक्शन होने वाला था उसमें भागीदारी लें और वहाँ पे सीट जीतने के बाद वो बेसिकली गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका अपोज करें जाके लेजिस्लेचर में। 1924 का बेलगाम सेशन जो कि कर्नाटक में था, इसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे और ये केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक केवल मात्र ऐसा सेशन है जहाँ पे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। 1925 कानपुर सेशन, इसकी प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल्स थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड की। और फर्स्ट अगर फीमेल की बात की जाए तो वो मद्रास सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1900, आपका ये अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने मद्रास सेशन अभी ऊपर ही तो पढ़ा हमने कि उसको किसने किया था, नहीं सॉरी मद्रास सेशन नहीं है, कलकत्ता सेशन है 1917 का, ये है अन्नी बेसेंट ने इसको प्रिसाइड किया था। 1926 का सेशन गुवाहाटी असम, इसके प्रेसिडेंट श्री निवास अयंगर थे। ये उतना 1926 असम वाला सेशन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो 1927 का सेशन था ये मद्रास में हेल्ड किया गया, इसके प्रेसिडेंट एम.ए. अंसारी थे और यहाँ पे जो साइमन कमीशन आया था उसका बायकॉट किया गया। 1928 का सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया, इस सेशन के प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे और यहाँ पे पहली बार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया आस्किंग डोमिनियन स्टेटस। 1929 का लाहौर सेशन जिसके बारे में आप लोग काफ़ी पढ़े भी होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था। इसी सेशन में कांग्रेस ने अपना जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था 1906 में जो अडॉप्ट किया था दादा भाई नौरोजी, ये देखिए 1906 में कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें स्वराज को कांग्रेस का गोल माना गया था, लेकिन ये गोल 1929 में आते आते चेंज हो गया और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी। 1931 में कराची सेशन हेल्ड किया गया, इसके प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास किया गया, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से संबंधित रेजोल्यूशन पास किया गया और जो गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था उसका अप्रूवल दिया गया। और आप जानते होंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद बेसिकली 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को 22 मार्च 1931 को। 1936 का लखनऊ सेशन, इस सेशन को प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया था। 1937 फैजपुर सेशन, फैजपुर एक प्लेस है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता है। यहाँ पे कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे
और यहाँ पे कांग्रेस का 50th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेल्ड किया गया। और कांग्रेस ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये फर्स्ट रूरल सेशन था अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1938 का सेशन हरिपुरा जो कि गुजरात में एक प्लेस है वहाँ पे हेल्ड किया गया। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और इसको हेड किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1939 त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी है आपका मध्य प्रदेश, और इसको भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया जी थे उनको डिफीट कर दिया। और उसके बाद गांधी जी थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया। और सुभाष चंद्र जी के बाद जब रिजाइन दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने फिर प्रेसिडेंट का पद संभाला। 1946 में जेबी कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गए, तो ये लास्ट सेशन था। इसके बाद ही सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड किया जाएगा। और यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन प्लान था मई 1946 को, उसके रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और ये डिसीजन लिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। और जेबी कृपलानी जो है जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे, इसका रिवीजन हम बार बार करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। कैफे नॉर्म्स, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये कुछ गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस होती हैं जो बेसिकली ये सेट करती हैं कि जो भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी गाड़ियों में कुछ लिमिट सेट करें, जिससे कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है और फ्यूल का जो कंजम्पशन हो रहा है उस पर एक लिमिट लगा दी जाए। और इसका मेन एम यही होता है कि फ्यूल कंजम्पशन को रोकना और जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसके अमाउंट को लिमिट करना। और ये सबके लिए अप्लीकेबल है, जो भी कंपनियां व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं ये उनके लिए अप्लीकेबल है। और इसको नोटिफाइड 2017 में किया गया था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और जो अभी कैफे थर्ड नॉर्म जो कि 2027 से 2032 5 साल के लिए अप्लीकेबल होगा, ये अभी आने वाला है। और इससे इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए कैफे नॉर्म्स का, तो ये बेसिकली क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हमारी हैं उसको हेल्प करेगा अचीव करने में, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, और जो एमिशन रिडक्शन जो भी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपना रही है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। मिशन अन्वेषण ये एक एआई टूल्स है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन की जो डिस्कवरी होती है उसके लिए रिसर्च एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो वहाँ पे सिस्मिक और एआई टूल्स का यूज करते हुए ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा ताकि उनका रिसर्च आसानी से हो सके, उनकी डिस्कवरी हो सके। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये इंडिया के बेसिकली जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको आपस में जोड़ता है। ये दिल्ली से लेके मुंबई, मुंबई से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके ये कोलकाता, ये बनता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अंजा द्वीप आइलैंड ये आपका जो कर्नाटक है, ये अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के ऑफ कोस्ट, मतलब ये कर्नाटक के कोस्टल एरिया से थोड़ी दूर पे ये स्थित है इन अरेबियन सी। इजराइल अगर कंट्री की बात की जाए तो इजराइल अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो ये देखिए ये इजराइल का मैप है। तो इजराइल को आप देख सकते हैं, ये वेस्ट एशिया में स्थित है, ये तो आपने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा अभी। और ये वेस्ट एशिया का जो लेवांत रीजन है ना, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, लेवांत रीजन में ये स्थित है। और इसके ईस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन कोस्ट है, ये देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और इसके ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी के ये आपका इजराइल स्थित है। इजराइल की स्थापना 1948 में हुआ था और इसकी कैपिटल जेरूसलम है, ये देखिए ये है आपका जेरूसलम, ठीक है। और इसकी पार्लियामेंट का नाम नेसेट है। ये बॉर्डर करता है नॉर्थ में लेबनान, ये देखिए ये लेबनान हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपका सीरिया, ईस्ट में ये जॉर्डन, और वेस्ट में आपका मेडिटेरेनियन सी, और साउथ वेस्ट अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे साउथ वेस्ट में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट हैं जैसे नेगेव डिजर्ट, ये आपके साउथ वाले रीजन में स्थित है। और सी ऑफ गैलिली जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, टाइबेरियास लेक भी बोलते हैं,
ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इजराइल की। और वेस्ट बैंक, जैसे ये देखिए ये वाला पूरा रीजन ये क्या है, वेस्ट बैंक है, और ये क्या है, गाजा स्ट्रिप है। ये दोनों पैलेस्टीनियन रीजन है। ये मैप अच्छे से आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे डेड सी है। ये देखिए राफा क्रॉसिंग यहाँ पे है, राफा क्रॉसिंग। ये आप टर्म सुन लीजिए, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशन में। और ये गोलन हाइट और हाइफा, देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है ना हाइफा पोर्ट, ये है हाइफा पोर्ट आपका। तेल अवीव ये प्लेस, और जेरूसलम ये जो कि कैपिटल है इजराइल की। देखिए वाटर वेपर, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। ये बेसिकली जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है जो कि अर्थ से एमिट होती हैं, उनको ये एटमॉस्फेयर स्पेस में पास नहीं होने देता, जिसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होता है। ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो मात्रा है वेरिएबल अमाउंट में है, और विथ अल्टीट्यूड ये डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की हाइट पे जाएंगे तो इसकी मात्रा डिक्रीज होगी। ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता ही होगा कि वाटर का जो एवापोरेशन हो रहा है वो अर्थ के सरफेस से हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका अमाउंट कम ही होगा, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कंडेंसेशन के द्वारा नीचे आ जाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे 4% बाई वॉल्यूम है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण एवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर वेपर एटमॉस्फियर में ज़्यादा होगा। लेकिन डिजर्ट में वहाँ पे तो पानी ही नहीं होता, और जो पोलर रीजन है वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं कि एवापोरेशन हो, तो वहाँ पे लेस देन 1% वाटर वेपर होता है वहाँ के एटमॉस्फियर में। तो इसीलिए अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, तो जब आप इक्वेटर से पोल जाएंगे तो जो वाटर वेपर का अमाउंट है एटमॉस्फियर में वो डिक्रीज होगा। ये देखिए ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करता है। ये अर्थ के जो टेम्परेचर बैलेंस है इसको मेंटेन करता है, क्योंकि ना अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट होने देता है ना तो बहुत ज़्यादा कूल होने देता है। जैसे ये देखिए जो वाटर वेपर होता है, जब इनका कंडेंसेशन होता है तो इनमें लेटेंट हीट निकलती है, जो कि जो इनके आसपास की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हीट कर देता है, जिससे उनका वाटर एब्जॉर्बिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर की बढ़ जाती है कैपेसिटी, तो और वो वाटर वेपर होल्ड करेंगे और हाइट तक जाएंगे। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं कि जो एयर है उसकी स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को ये डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई, अगर बारिश नहीं हुई, तो ये दोनों कंडीशंस अलग है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो पार्लियामेंट का एक एक्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, इस एक्ट के थ्रू बनाया गया है। इसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और दो जो है वाइस चीफ विजिलेंस कमिश्नर, दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं बेसिकली, चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर। और इनका जो सिलेक्शन है एक कमेटी, सिलेक्शन कमेटी करती है, जिसके मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर का, और ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही सबमिट भी करते हैं। ये 4 साल या 65 साल एज, जो भी इसमें से पहले होगा वो इनका टेन्योर है। ये फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनको प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट के भी रिमूवल का जो ग्राउंड है सेम ही है, मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन अगर इस ग्राउंड पर रिमूवल किया जाना है तो ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर किया जाए केस को। एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं। तो आप तो ये भी जानते होंगे कि अगर आपको अरेंजमेंट आ जाए तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। ये तो आपको चार ये तो रटा होगा आपको। अब ये 4 तो रटा है, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, अब एग्जामिनर ये वाला पूछेगा। तो आपको ये याद करना है नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये वाला सीक्वेंस अभी पूछेगा एग्जामिनर, इसको बोलेगा अरेंज करो। तो एटमॉस्फेयर में सबसे कम कौन सी गैस है? हाइड्रोजन।
ये आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। ये देखिए डिफरेंट गैसेस का बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला COCl2 होता है। एलम जो फिटकरी होता है इसको एलम बोलते हैं। इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ये आपको फार्मूला केमिकल याद होना चाहिए। मार्स गैस जिसको मेथेन बोलते हैं, ये बेसिकली जो पैडी फील्ड्स होती है ना वहाँ से रिलीज होता है। जो गाय हैं, जब गाय जुबाली करती हैं तो उनके तो वहाँ से भी निकलता है। ड्राई आइस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं सॉलिड। रेड लेड, ये बेसिकली लेड ऑक्साइड है, इसको केमिकल इसका नेम है ट्राइप्लम्बिक टेट्रोऑक्साइड। फूल्स गोल्ड आयरन पाइराइड को बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। और यहीं पे आप एक चीज़ और देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर का होता है। ब्लू वाइट्रियोल, इसको कॉपर सल्फेट 5H2O। चाक जो कि बचपन में मास्टर जी ब्लैक बोर्ड से पे लिखते थे वो चाक, वो है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। बोरॉक्स, ये है सोडियम बोरेट जिसका केमिकल फार्मूला Na2P4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। साल अमोनिया अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। तो ये आप केमिकल फार्मूला याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर की बात करें, जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसको बिट्स में मेजर किया जाता है। और जैसे हम कंप्यूटर में मान लीजिए आपने लिख दिया एप्पल लिखा ना, तो इसके एप्पल की लेंथ को पूरा कि कितनी इसकी लंबाई, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में जो लेंथ है ये बिट्स में मेजर की जाती है। अब बिट्स क्या है, बेसिकली एक मेमोरी है। और 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट्स जो होता है 1 किलो बाइट के बराबर होता है। और 1024 किलो बाइट्स कितने के बराबर होगा, 1 MB के बराबर। इंडिया के क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंडिया में हमको पर डे 5.5 मिलियन बैरल्स जो है क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। दुरंद लाइन, ये 2640 किलोमीटर की एक बाउंड्री है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये देखिए, ये पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, ये पूरी लेंथ अगर देखिए आप तो ये क्या है, ये दुरंद लाइन है। ये 1893 में फॉर्म हुई थी बाय एग्रीमेंट बिटवीन हेनरी मोर्टिमर दुरंद जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे एंड अब्दुल रहमान खान के बीच में। ये जो यहाँ पे पश्तून ट्राइब्स रहती है, ये ट्राइबल एरिया, उस पूरे ट्राइबल एरिया को ये कट करते हुए ये लाइन बनाई गई है। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें से अगर आप रीजन देखना चाहें तो जैसे लासगरगा, कंधार, ये आप न्यूज में सुनते होंगे ना, काबुल, पेशावर जो कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद एंड साउथ वजीरिस्तान, ये कुछ रीजन्स है। ये देखिए जो पाकिस्तान है ये ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। और अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये चीज़ें आप जब मैप देखा करिए तो ये भी देख लिया करिए कि किस कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो धीरे धीरे आपका मैपिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। ऑपरेशन संकल्प इंडिया के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया। बेसिकली जैसे हम लोग डिफरेंट कंट्री से अपने क्रूड ऑयल को और भी दूसरे जैसे नेचुरल गैसेस हो गए इनका इंपोर्ट करते हैं, तो समुद्र से हम कर रहे हैं तो ओशियन में बेसिकली एक डर रहता है कि जो पायरेट्स होते हैं, जो जैसे जो टेरिटरी होती है, जो हमारा लैंड एरिया है, वहाँ पे भी तो लूट मार होती है, उसी प्रकार समुद्र में भी होता है। जिससे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने मूवी देखी होगी ना, वहाँ पे जहाज को लूट लिया जाता था, उसी प्रकार होता है। तो उन सब से बचने के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया ताकि मैरी टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं। और ये 2 जगह हमारी फोर्सेस बेसिकली जो नेवी है वो डिप्लॉय होती है, एक गल्फ ऑफ एडन और एक है गल्फ ऑफ ओमान। ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान जो कि स्टेट ऑफ हार्मुज आजकल काफ़ी न्यूज में है, और ये है गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे जो है एंटी पायरेसी
और कॉमर्शियल जो शिपिंग है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड एक ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिट है, जो कि हमको जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया, वीकनेस की शिकायत आती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए रेगुलर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, और या तो आप आयरन चिलेशन थेरेपी कराइए। ये दो चीज़ें करानी पड़ती हैं, इनमें से कोई भी एक कराइए फॉर दी थैलेसीमिया ट्रीटमेंट। आइंस्टीन रिंग ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण फॉर्म होता है। जैसे ये कोई दूर की गैलेक्सी है और ये कोई हैवी गैलेक्सी है, जब यहाँ से कोई लाइट जाएगी, ठीक है, तो ये वाली आप इतना ध्यान रखें, ये जो बड़ी बॉडी है ये ग्रेविटी के कारण इस लाइट को अपनी तरफ खींच लेगी, और इसके बाद क्या होगा, देखिए एक ऐसा रिंग फॉर्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं आइंस्टीन रिंग। देखिए, लाइट पासेस फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, passes near a massive objective, get bends due to gravity and forms a circular ring. सल्फर डाइऑक्साइड ये कलरलेस गैस है, लेकिन ये टॉक्सिक नेचर है इसका। ये एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को जैसे जलाते हैं पावर प्लांट्स में, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पे कोल को जलाया जाता है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे FeS2, कॉपर पायराइड्स कोई प्रोसेसिंग में, मेटल स्मेल्टिंग जब करते हैं जहाँ पे जैसे कॉपर स्मेल्टिंग, मेटल प्रोसेसिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जिसको सिंटर प्लांट्स भी बोलते हैं, वहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। और नेचुरल तरीका है वॉल्केनिक इरप्शन। ये बेसिकली इसका यूज मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रिजर्वेशन, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। अब इसका अगर आप इन्हेलेशन कर लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते होंगे ये वाटर से मिलकर क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, जो कि एसिडिक रेन का एक मेजर कॉज है। आप न्यूज़ में सुनते होंगे एक्साइज ड्यूटी वर्सेस कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो होता है, जो भी डोमेस्टिकली जो भी इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उस पर इसको लगाया जाता है, और इसको मैन्युफैक्चरर जो है वही पेड करता है। और ये इसका पर्पज़ होता है कि एक तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल जाएगा, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक प्रॉपर रेगुलेशन भी किया जा सकेगा। और इसका स्कोप यही है कि ये इंटरनल मार्केट को कंट्रोल करेगा कि कितना कब प्रोडक्शन करना है, कब नहीं करना है। एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा कर दिया तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो हो सकता है अपना प्रोडक्शन कम कर दें। अब कस्टम ड्यूटी बेसिकली जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उन पे अप्लीकेबल होता है। और ये जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को एक कस्टम ड्यूटी पे करें। और अगर इंपोर्ट पे लग रहा है तो इसका बेसिकली टारगेट ये रहता है कि जो बाहर से सामान आ रही है उसको जो है जो इंडिजिनस इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है गुड्स, उसके बराबर प्राइस में लाया जाता है कि एक कम्पिटिटिवनेस बना रहे, और जो लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इससे इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है एक्साइज कस्टम ड्यूटी के द्वारा। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट पे अगर कस्टम ड्यूटी आप सस्ता कर देंगे तो ज़्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और फिर फॉरेक्स जनरेट होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो ये भी एक क्या हो गई आपकी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये काम करती है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो एनर्जी इंटेंसिटी है इसको रिड्यूस किया जाए इकोनॉमी में। एनर्जी इंटेंसिटी मीन्स होता है कि कितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं अगर हमको यूनिट GDP बढ़ाना है। ये दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक रेगुलेटरी फंक्शन और दूसरा है प्रमोशनल फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में जैसे हमारे घर के जो एयर कंडीशनिंग आती है, आपने अगर ध्यान से देखिए तो वहाँ पे क्या है, स्टार रेटिंग दी रहती है। फ़ैन में आपके देखेंगे फ़ैन में दिया रहता है, तो बेसिकली वो यही दिखा रहा है स्टार रेटिंग कि उसमें पावर का कंजम्पशन कितना होगा। जैसे अगर रेटिंग 5 है तो इसका मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू दी 2 स्टार रेटिंग गैजेट्स। और ये मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी ये तय करते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी जो रूल एंड रेगुलेशन फॉर द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स के लिए ये रिलीज करते हैं टाइम टू टाइम।
अब प्रमोशनल फंक्शन में ये जो कोऑर्डिनेशन करते हैं विद द कंज्यूमर्स, जो कि स्पेस जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है, जो कि मेन टारगेटेड कंज्यूमर है बेसिकली, जो कंज्यूम कर रहा है उससे, और स्टेट जो डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ये कोऑर्डिनेशन करते हुए चीज़ों को मैनेज करती हैं। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि स्टॉक पाइल करना क्रूड ऑयल का गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एक जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है ना उसको प्रॉपर स्टेबल बनाया जा सके ड्यूरिंग दी इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे अगर वार हो गया, जैसे कि अभी इजराइल ईरान अमेरिका का हो रहा है, सप्लाई का डिसरप्शन किसी कारण हो रहा है, तो उस केस में हमको जो है पेट्रोलियम की कमी ना हो। ऑयल प्राइसेस शॉक अगर हो गया, मान लीजिए जो बैरल क्रूड ऑयल है उसका प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो उस केस में भी जो है हमारे जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो। इस ऑयल को बेसिकली जो अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स होते हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है, और ये एज ए एनर्जी सिक्योरिटी बफर के रूप में काम करता है। जैसे आप अगर नेचर को देखिए तो आप नेचर से भी सीखेंगे। जो पक्षी होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फूड को इकट्ठा करते हैं ताकि बारिश जब होने लगे तो वो क्या करें, उनको बाहर न जाना पड़े और वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। उसी प्रकार हम इंसानों को भी करना पड़ेगा। अब पेट्रोलियम पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसका मैनेजमेंट इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगर हम इंडिया के एसपीआर लोकेशन की बात करें तो देखिए एसपीआर 2 फेज़ में चल रहा है, एक अभी फेज़ लॉन्च हुआ है। जो एसपीआर 1 फेज़ है इसका जो कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, और ये 3 प्लेसेस पे बनाया गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटक, एंड पादूर आपका ये भी कर्नाटक। और ये फेज़ 2 है ये बेसिकली चांदी खोले, ये जो कि उड़ीसा में है, और पादूर यहाँ पे एक्सटेंशन किया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व था। तो अभी हमारे पास कैपेसिटी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स है, और अभी 2 जगह पे आ रहा ओपन हो रहा है फेज़ 2 में, चांदी खोल उड़ीसा, पादूर कर्नाटक। और यहाँ की एक्सपेक्टेड कैपेसिटी मानी जा रही है कि ये जो 2 बनेगा इसकी कैपेसिटी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन होगी। अगर ग्लोबल एसपीआर रैंकिंग की बात करें तो सबसे अधिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, इंडिया चाहे उसके सेकंड पे चाइना, थर्ड जापान, और इंडिया रैंक करता है 38th पोजीशन पे इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, ये एक अग्रीमेंट है अंडर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी का बेसिकली इस प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेंट बनने के लिए किसी भी कंट्री को के पास 90 दिन का नेट ऑयल इंपोर्ट्स होना चाहिए एज ए रिजर्व, तभी वो इस प्रोग्राम का मेंबर बन सकता है। और इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है 2017 से, लेकिन नॉट अ फुल मेंबर, क्योंकि जो हमारा रिजर्व है वो 90 वाला जो दिन का क्राइटेरिया है इसको फुलफिल नहीं करता। एकरलोफ मार्केट फॉर लेमन थियरी, ये जॉर्ज एकरलोफ के द्वारा ये थियरी प्रपोज की गई थी। इस थियरी में ये बोला गया कि अगर मार्केट में क्वालिटी अनसर्टेनिटी है तो अगर ये कंडीशन क्रिएट हो गई तो मार्केट में जो अच्छे प्रोडक्ट होंगे वो मार्केट को छोड़ देंगे, और फिर केवल लो क्वालिटी जो है केवल मार्केट में बचे रह जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चलिए देखते हैं, मान लीजिए जो सेलर होते हैं जो कि पुरानी कारों को बेचते हैं, तो वो जानते हैं कि जो कार है वो जो उनके जो वो बेचना चाह रहे हैं वो कार अच्छी है कि ख़राब है, उसकी कंडीशंस क्या है। तो लेकिन बायर जैसे हम और आप जाएंगे तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे सब वो ऐसे ही है, हो ज़रूरी थोड़ी है कि ये अच्छा हो। हम ये बोलेंगे अरे ये सेकेंड हैंड ऐसा ही होता है। तो हमारा ये प्रेजुडिस है कि हम उसको निगेटिवली जज कर रहे हैं, और फिर हम क्या करेंगे अपने उस जजमेंट के अकॉर्डिंग हम एक एवरेज प्राइस ऑफर करेंगे। अब पता चला वो कार जो है बहुत अच्छी हो, अगर हमने 5 लाख ऑफर किया, पता चला वो आप मार्केट में भी खरीदिए या किसी एक्सपर्ट से वैल्यूएशन कराइए तो उसकी कीमत 8 लाख जा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो गुड कार का जो मालिक होगा, जो अच्छे कार जो बेच रहा था, वो बोलेगा कि यार यहाँ पे एवरेज प्राइस ही मिलेगा, इससे अच्छा है मार्केट में जाओ ही ना, मार्केट में ना बेचो। तो ये क्या हुआ कि वो अच्छे कार वाले जो सेलर होंगे वो मार्केट से हट जाएंगे,
तो केवल क्या है, सेकेंड हैंड ही माल बचेगा जो कि डिग्रेडेड क्वालिटी का होगा। तो केवल देखिए ओनली लो क्वालिटी कार्स रिमेन। और यही वाला एग्जाम्पल जो है एकरलोफ के द्वारा यूज किया गया था फॉर दिस थियरी। यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि अमेरिका इजराइल जो वार कर रहे हैं उनका बेसिकली ये तर्क है कि ईरान जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट लेवल करीब 80% तक पहुंच गया है, और 90% से अगर अधिक पहुंच गया तो वहाँ पे जो है न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट किया जा सकता है। तो एनरिचमेंट लेवल जैसे नेचुरल रूप से जो यूरेनियम मिलता है उसमें लगभग 0.7% यूरेनियम 235 होता है। और जब इस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो कि हम बेसिकली अपने यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे 3 से 5% अगर यूरेनियम एनरिच्ड रहे 235 से तो काम हो जाएगा। और अगर रिसर्च रिएक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे लगभग 20% तक एनरिचमेंट रिक्वायर होती है इन यूरेनियम 235। और न्यूक्लियर वेपन्स के केस में मोर देन 90% यूरेनियम 235 होना चाहिए। और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम होते हैं जो बेसिकली एटम बम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। चाय का जो टॉप प्रोड्यूसर है चाइना है, सेकेंड इंडिया, केन्या, देन श्रीलंका। टॉप एक्सपोर्टर की बात की जाए तो केन्या है, चाइना और इंडिया। इंडिया में टी का सबसे जो प्रोडक्शन होता है सबसे अधिक असम में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु। जो दार्जिलिंग की टी है ना, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग किस एक्ट के तहत मिलता है? 1999 का एक्ट है। कितने साल के लिए मिलता है ये? फॉर 10 ईयर। और इसको आप हर 10 साल बाद रिन्यू करवा सकते हैं फॉर द इनफाइनाइट टाइम ऑफ पीरियड। और दार्जिलिंग और ये जीआई टैग में आपकी असम टी भी इंक्लूड है। दार्जिलिंग चाय को चैम्पेगने ऑफ टीज बोला जाता है। और डिब्रूगढ़ असम में एक प्लेस है, उस प्लेस को टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना टी एक्ट 1953 के तहत की गई है। तो ये एक क्या हो गई आपकी, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत टी बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। इसके फंक्शंस है बेसिकली जो टी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रेगुलेशन करना, एक टी का एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना और रिसर्च एक्टिविटी करना ताकि टी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो टी एक्सपोर्ट होता है इसमें मेजर मोर देन 90%, लगभग 90% जो है जो ब्लैक टी होती है ये कंस्टिट्यूट करती है। और हमारे जो मेजर डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, ईरान, अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और मिडिल ईस्ट वाला रीजन अभी क्या है, डिसेबल है। वेस्ट एशिया वाला रीजन, सॉरी, तो जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है अभी वहाँ पे काफ़ी दिक्कत चल रही है, अनस्टेबल रीजन है, तो जिसके कारण हमारा ये सेक्टर भी अभी जो है अफेक्टेड हो रहा है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी ये चैनल अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया गया है, मैंने रेगुलर अभी वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और समय के साथ मैं चीज़ों में काफ़ी बदलाव करूँगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। और आप अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी जो कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे नहीं समझ में आता, लेकिन आप अगर ये लेक्चर देखेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझ में आएगा। जैसे आपको इंडिया का पता चल गया कि 5.5 मिलियन बैरल हम डेली यूज करते हैं क्रूड ऑयल, तो इससे का आपको आइडिया लग सकता है कि अगर आप जैसे अभी कुछ शिप्स आई थी जो कार्गो आया था उसमें कुछ न्यूज़ में था कि इतना बैरल उसमें कैपेसिटी है क्रूड ऑयल की, तो उससे आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये कितने दिन कंजम्पशन चल सकता है कंट्री का। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।